गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम चैप्टर कर रहे थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास ये चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे प्रशिक्षण का मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर्स। में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी थी कि जो ट्रेनिंग है उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन जो डिफरेंट ऑथर्स ने उसको डिस्क्राइब किया है एंड उसका नेचर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें करेंगे वो है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंस and advantages of training। देखिए यानी जो प्रशिक्षण है उसकी क्या महत्व है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ में एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, यानी थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अपनी एम्प्लॉय की जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके मोरल को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है ट्रेनिंग का। जो संगठन है, संस्था है, उसके जो उसके विकास में क्या है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस में हम कुछ पॉइंट्स करेंगे कि देखो, फर्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी, यानी हायर प्रोडक्टिविटी अधिक उत्पादकता। फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है, हायर प्रोडक्टिविटी अधिक उत्पादकता। यानी जो ट्रेनिंग है इसके थ्रू हम क्या है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनकी स्किल में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो डायरेक्ट रूप से जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके क्या है, उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कर्मचारी कम लागत में, कम कॉस्ट पे क्या है, अधिक से अधिक अच्छा उत्पादन करना समर्थ हो जाते हैं। जूसियस ने लिखा है कि प्रशिक्षण कर्मचारी के चातुर्य को बढ़ाता है, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा और किस्म बढ़ती है। देखिए, हमने बताया था कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब। ठीक है, यानी उनके नॉलेज और स्किल को बढ़ाता है, उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। जब हमारी एम्प्लॉय का ज्ञान और कौशल बढ़ता है तो उसको क्या है, पता चलता है कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, उनका जो उत्पादकता, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हायर हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो हायर प्रोडक्टिविटी जैसे अधिक उत्पादन करने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको समझाया था कि जैसे एक कर्मचारी पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था एक दिन में, ओके, बट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है कि उसको मशीनों का यूज़ करना कम आता हो, ठीक है, बट उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, ट्रेनिंग दी गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया, उस काम से रिलेटेड मशीनों का यूज़ करना अच्छे से बताया। अब वही कर्मचारी 20 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इसकी क्या हुई, ये उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो
हायर प्रोडक्टिविटी यानी अधिक उत्पादकता, इसकी क्या है एडवांटेज है, प्रशिक्षण की महत्व है, प्रशिक्षण का एडवांटेज है ट्रेनिंग की। फर्स्ट एडवांटेज ये है। सेकंड इट इज क्विक रीच टू द एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, ठीक है, या बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। सेकंड इज बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कार्य की किस्म में सुधार। सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कार्य की किस्म में सुधार। देखिए, ट्रेनिंग हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड ऑफ वर्क, ठीक है। फर्स्ट इज था हमारा क्या था, हायर प्रोडक्टिविटी के बारे में, अधिक उत्पादकता। सेकंड है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। हायर प्रोडक्टिविटी में क्या था कि ट्रेनिंग इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ट्रेन एम्प्लॉय यूज बेटर मेथड ऑफ वर्क, sound knowledge and good awareness of his goal. It result in increased quantity of work and output. यानी हायर प्रोडक्टिविटी अधिक उत्पादन में क्या होता है कि ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, काम करने का ढंग है, वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। और जो ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं वो बेटर मेथड्स यूज करते हैं काम करने के लिए, है ना। एंड साउंड नॉलेज एंड गुड अवेयरनेस ऑफ हिज गोल, उनकी नॉलेज है इंक्रीज होती है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव करने में क्या वो अच्छा योगदान दे सकते हैं। इट रिजल्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ वर्क हियर मीन्स प्रोडक्टिविटी, यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क, जैसे वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था एक दिन में, अब 20 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वर्क की क्वांटिटी में और इनपुट यानी आउटपुट की क्वांटिटी में क्या होता है, बढ़ावा होता है, वृद्धि होती है। सेकंड इज है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ट्रेनिंग हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड ऑफ वर्क एंड राइट यूज ऑफ टूल्स, यानी ट्रेनिंग क्या हेल्प करता है कि स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड्स ऑफ वर्क, की कार्य की किस्म में सुधार में, कि हम ट्रेनिंग के थ्रू हम टूल को कैसे यूज़ करें, मशीनों का कैसे यूज़ करें, एक स्टैंडर्डाइज काम को करने के लिए, एक विशिष्ट काम को करने के लिए, एक विशिष्ट जॉब है जो हमारी स्पेशलाइज्ड जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है। हम जो हमारे टूल्स हैं यानी मशीन्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, तो ये सीख पाते हैं, ठीक है। और जब आपको मशीन चलाना आ गया, आपको मशीनों का यूज़ करना आ गया, तो इससे क्या होगा, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होगी ना। हो सकता है पहले आप ये इसका एग्जांपल एक ले सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई सिलाई गारमेंट्स बनाती है, ठीक है। तो फर्स्टली जो इसका एम्प्लॉय है यानी जो सीलता है कपड़े, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसको इतनी स्किल नहीं थी कि कैसे चलाते हैं मशीन, सिलाई मशीन कैसे चलाते हैं। धीरे धीरे उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली उसकी, अब वो क्या हो, पहले उसके जो दोबारा कपड़े बनाए गए थे वो क्या इतने अच्छे थे, नहीं, अब वो ट्रेनिंग के द्वारा उसकी स्किल बढ़ गई है, ठीक है। उसको क्या है, कपड़ा जो सीलना था उसकी स्किल उसको क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, ओके। तो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क यानी ट्रेनिंग से जो हम कार्य जो प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन होते हैं उनके द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, यानी जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो बेटर क्वालिटी का होता है एज कम्पेयर टू जो एम्प्लॉय है जिसको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क यानी अगर हमें कार्य की किस्म में सुधार करना है, हमें अच्छा कार्य करवाना है, तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा सेकंड इसकी जो इम्पोर्टेंस थी कि बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, ओके। यानी ट्रेनिंग हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड ऑफ वर्क एंड राइट यूज ऑफ टूल्स, यूनिफॉर्म वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर हेल्प्स टू improve the quality of products or services. It also result in elimination of possible mistakes. यानी जो मिस्टेक्स होती हैं, यानी जो
आप दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो गलतियां होती हैं, अगर आपको उस मशीन का अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी जो आप कार्य करोगे वो क्या होगा, बेटर क्वालिटी का होगा, यानी जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ये थी इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज। थर्ड इट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, थर्ड इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता में सुधार। ये था फर्स्ट चीज था कि कार्य की किस्म में सुधार, यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अब है कार्य क्षमता में सुधार, कि जो कार्य करने की आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू क्या है कि प्रशिक्षण के द्वारा नए कर्मचारियों को उचित कार्य क्षमता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, बल्कि पुराने कर्मचारी को भी सहायता मिलती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्य क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है। बीच के अनुसार, यानी एक ऑथर ने ट्रेनिंग को डिफाइन किया है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्य क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है, यानी उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता में सुधार, यानी जो काम किया जाता है उसमें सुधार होता है। सिर्फ नए जो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्हीं की कार्य क्षमता में सुधार नहीं होता, बल्कि जो पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनकी कार्य क्षमता में भी क्या है, सुधार होता है। उनकी भी परफॉर्मेंस क्या होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कि जैसे पहले जो एम्प्लॉय था वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, बट उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी तो वो 20 यूनिट प्रोड्यूस करने लगा, तो इससे क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ ना। तो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता में सुधार भी ट्रेनिंग क्या क्या है, एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है इसमें बिल्ड्स मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। builds morale of employees, यानी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना। नेक्स्ट एडवांटेज है ट्रेनिंग की कि ये कर्मचारियों के मनोबल को क्या है, बढ़ाता है। कर्मचारियों के मनोबल को कैसे बढ़ाता है कि फर्स्टली जब कोई नया एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है और उसको मशीनों का यूज़ करना नहीं आता, तो उसके मन में तो एक झिझक होती है यार, एक उसको काम पे नहीं आता, तो इसको क्या होता है, उनका जो मोराल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उसको काम के बारे में अच्छे तरह से बताते हैं कि इस मशीन का कैसे यूज़ होगा, तो उनका मोरल इंक्रीज हो जाए। आप बोल दो ना कि अगर आपको कोई काम करना सिखा दे प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, मान लिया आपको कोई एक मशीन चलानी नहीं आती है, बट जैसे आप उसको सीख पाते हैं तो आप में क्या होता है, एक जोश होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाता है। वही उसी तरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था है, उसमें जो एम्प्लॉय है उसके मोरल क्या है, बूस्ट होता है, उनका क्या है, मोरल या मनोबल है वो क्या है, बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है कि जब उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जिस काम को उसको परफॉर्म करना है, यानी जो जॉब उसको परफॉर्म करनी है, जो कार्य उसके द्वारा किया जाना है, ठीक है, उस मशीन का यूज़ करना है, ठीक है, टूल्स का यूज़ करना है, तो उसको सिखाया जाता है, तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है, वो अपना काम अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना भी एक एडवांटेज है ट्रेनिंग की। ठीक है, तो कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण इसमें क्या है कि प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण कराना है। ठीक है,
प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में आपसी सहयोग, स्वामी भक्ति की भावना का विकास किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन की जो स्पिरिट होती है वो भी इससे क्या है उसको भी हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। किसके? आपसी सहयोग और स्वामी भक्ति की भावना का भी हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई मोरल, द बेसिक ह्यूमन नीड इज टू पोसेस जॉब स्किल्स। ट्रेनिंग मेक्स एन एम्प्लॉय वर्क मीनिंगफुल। ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय के काम है उसको मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, यानी जो उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा काम है उसको अर्थपूर्ण बनाता है। कौन बनाता है? प्रशिक्षण बनाता है। इट सेटिस्फाई सेल्फ वर्थ एंड नॉलेज नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये जो कर्मचारी है उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। देखो अपना काम पहले वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था, पर उसको ट्रेनिंग दी गई तो वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी ज़रूरतें भी तो पूरी हुई। इट गिव दैम सिक्योरिटी एंड ईगो सेटिस्फिकेशन। क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। ये इसकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है उसको, कि अगर वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा तभी तो उसको जॉब बनी रहेगी। और वो अच्छे से काम कैसे कर पाएगा? प्रशिक्षण के थ्रू। एंड ईगो सेटिस्फिकेशन, उसका जो ईगो है उसको सेटिस्फाई होगा, उसका भी जो आत्म उसका क्या होगा, वो भी क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। वो खुद भी सेटिस्फाई होगा अच्छे से कि उसने काम अच्छे से किया है। ओके, ट्रेनिंग रिड्यूस एम्प्लॉय ग्रीवनेस, डज इट इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इसलिए कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की कम लागत। देखिए ट्रेनिंग के थ्रू जो उत्पादन है हमारा, प्रोडक्शन है, उसकी कॉस्ट भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? देखिए एक हाईली ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क या जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो बेटर क्वालिटी होती है उसकी। ठीक है, एंड वो बेटर क्वालिटी का तो प्रोडक्ट होता ही है, बट इससे क्या है? प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं तो कैसा? अच्छी किस्म का उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल क्या होगा? अधिक उत्पादन और अच्छी किस्म का उत्पादन। जब आप ज़्यादा उत्पादन करते हैं और किस्म भी उसकी अच्छी होती है तो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है जब आप अधिक उत्पादन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप पहले सिर्फ 100 यूनिट का प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, उत्पादक का जो उत्पादन आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे आपकी ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, अब वो 200 जो यूनिट थी वो प्रोड्यूस करने लगा। तो ठीक है, तो 100 यूनिट के हिसाब से मान ले वो हमारी जो संस्था है वो महीने में अगर 3 लाख प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, इतनी संख्या में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, बट अगर उनकी इम्प्रूव कर दे, अरे 3 लाख की होगी एट द रेट ये 10 रुपीज़ ईच प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको कितने मिल रहे हैं? 3 लाख इंटू में 10, 30 लाख के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, ठीक है, कितने लैक्स के बन रहे हैं? 30 लैक्स के बन रहे हैं। पर जैसे अब वो क्या करने लगे हैं? इम्प्रूव क्या हो गया? अब ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को, अब महीने में कितने करने लगे? 5 लाख यूनिट है ना वो प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट है ना प्रोड्यूस किए जाने लगे। तो 5 लाख की अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो देखिए 10 रुपीज़ के हिसाब से होगा तो 50 लैक्स होगा, है ना। तो हमारे इससे क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, यानी जब आप बड़े पैमाने पर
क्या है, उत्पादन करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कम लागतों की उत्पादन की क्या होती है, लागत भी क्या है, कम होने लग जाती है। जैसे 10 रुपये का था तो अब ये प्रोडक्ट 10 रुपये का नहीं होके 8 रुपये तक का भी हो सकता है। क्यों, आप उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, उत्पादन बड़े मात्रा में कर रहे हैं तो आप कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो ये संस्था में होता है कि जब उत्पादन आपका यानी प्रोडक्शन आपका लार्ज स्केल पे होता है तो उससे क्या होता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो संस्था कम कर देती है। आप देखिए, पहले अगर आपको इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि बाजार में एक अधिकार है, यानी एक ही व्यक्ति ही सामान बेचता है, ओके, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हाई होती है। पर एक से ज़्यादा होते तो उनकी कॉस्ट क्या इतनी हाई रहती है, नहीं रहती, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, जो प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये बोलेगा कि यार आप ये दुकान पे नहीं दे रहे तो मैं तो इससे ले लूँगा, ये मुझे इस प्राइस पे दे रहा है ना। तो जैसे जब भी आप कोई बड़ी मात्रा में अगर जैसे उत्पादन करते हैं, और एक ये भी है कि जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर आप किसी चीज़ की 1 यूनिट लेते हैं तो वो आपको एज इट इज़ जो प्राइस होता है वही देता है। बट आप एक से ज़्यादा लेते हैं तो आपको क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है ना, कि भाई नहीं, आप अगर 2 से ज़्यादा आप चीज़ें ले रहे हैं तो मैं आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में भी होता है कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो सकती है, उत्पादन की कम लागत किसके थ्रू कर सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। राइट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस सुपरविजन। 6 पॉइंट है हमारा, रिड्यूस सुपरविजन। रिड्यूस सुपरविजन मतलब जो हमारा कम निरीक्षण, सुपरविजन मतलब निरीक्षण, कम निरीक्षण। जो हाईली ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको निरीक्षण की कम जरूरत होती है, सुपरविजन की कम जरूरत होती है। क्यों, उनको ये पता है कि हमें किस मेथड से प्रोडक्शन करना है, कौन सी मशीन का कैसे यूज़ करना है, कौन से टूल का कैसे यूज़ करना है। उनको मशीन का यूज़ करना भी आता है, टूल्स का यूज़ करना भी आता है, उनका मोराल वैसे इंक्रीज होता है, वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सुपरविजन यानी निरीक्षण है उसके क्या होता है, कम आता है, कम निरीक्षण उस पर होता है। इससे जो संस्था की जो पर यूनिट कॉस्ट यानी कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस होती है। यानी जो संस्था को पहले सुपरविजन पे जितने रुपए खर्च करने पड़ते थे अब उसको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले कुछ कर्मचारियों का एक सुपरवाइजर होता था, मान लीजिए 10 कर्मचारियों का होता था, 10 कर्मचारियों का एक सुपरवाइजर होता था कि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने में। पर जैसे उनको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई तो 20 का एक कर सकते हैं सुपरवाइजर हम, ठीक है। 20 एम्प्लॉयज़ को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो ट्रेनिंग हाईली ट्रेंड पर्सन हो गए हैं, उनको मशीनों का यूज़ करना अच्छे आता है, इससे एक्सीडेंट भी कम हो सकता है। मशीनों का अच्छे से यूज़ करना भी उनको आता है, उचित उपयोग करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं कि अगर हम उसको सुपरवाइज ना करें तो इससे क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना करें, इनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली। तो ये जो सुपरविज़न है, कम निरीक्षण है, ये हो सकता है कम किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। सुपरविज़न पे जो कॉस्ट संस्था की लगती है उसको हम कम कर सकते हैं, ओके। यानी प्रशिक्षित कर्मचारियों को अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्मचारी खुद ही काम करने लग जाते हैं। फिलिपो के अनुसार कर्मचारी की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता तब तक संभव नहीं है कि जब तक कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण ना दें, यानी ये वो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, ठीक है, जब तक उन्हें प्रशिक्षण ना दिया जाए। तो ट्रेन एम्प्लॉय परफॉर्म विद लेस सुपरविजन,
ट्रेन जो एम्प्लॉय होती हैं वो काम करते हैं लेस सुपरविजन, जिसमें सुपरविजन की क्या है कम ज़रूरत होती है। बोथ एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर वांट ग्रेटर वर्क फ्रीडम। एम्प्लॉय भी वर्क फ्रीडम चाहता है, सुपरवाइजर भी वर्क फ्रीडम चाहता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस द एम्प्लॉय इज एडिक्वेटली ट्रेन। जब तक ये एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होगा तब तक ये फ्रीडम मिल नहीं पाएगी। अगर एम्प्लॉय है वो ट्रेन नहीं है, उसको काम करना नहीं आता, तो क्या उसको फ्रीडम मिल जाएगी अपने आप काम करने के लिए? नहीं, उसको फ्रीडम तो तभी मिलेगी ना कि जब वो उसको यूज़ करना आता हो मशीन का। ओके, ट्रेन पीपल नीड लेस गाइडेंस एंड कंट्रोल, द सुपरविजन इज मिनिमाइज एंड द स्पैन ऑफ सुपरविजन कैन बी ब्रॉडन, है ना। ट्रेन पीपल को इतनी गाइडेंस और कंट्रोल की, नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। तो ये था हमारा 6 पॉइंट कि भाई रिड्यूस सुपरविजन, कम निरीक्षण। नेक्स्ट करते हैं इसमें लेस एक्सीडेंट। 7th है हमारा लेस एक्सीडेंट, यानी कम दुर्घटना। जो ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं उनके द्वारा जो मशीनों का यूज़ वो अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, तो दुर्घटनाओं के जो चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एम्प्लॉय जिसको हमें ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो लेस एक्सीडेंट यानी कम दुर्घटना। कम दुर्घटना उस समय होती है कि जब आपको उस मशीन का यूज़ करना अच्छे से नहीं आता है, आपको टूल्स का यूज़ करना अच्छे से नहीं आता है, उस सिचुएशन में दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन कर देते हैं कि आप इस मशीन को ऐसे यूज़ कीजिए, तो उसको मशीन का यूज़ करना अच्छे से आ गया, जिससे क्या होती है दुर्घटना के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो लेस एक्सीडेंट्स यानी कम दुर्घटना, ये भी क्या है एक इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। ट्रेन वर्कर्स फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड अडोप्ट राइट वर्क मेथड्स, यानी ट्रेनिंग जो ट्रेन पर्सन होते हैं वो जो अडोप्ट राइट मेथड्स, वर्क मेथड्स कि हम किस तरह काम करें वो तरीका आ जाता है, रूल को फॉलो करते हैं, ट्रेन पर्सन होते हैं वो। तो लेस एक्सीडेंट, कम दुर्घटना, इसकी क्या है एडवांटेज है। नेक्स्ट है इसकी लेस लर्निंग टाइम एंड कॉस्ट। 8 है हमारा लेस लर्निंग टाइम एंड कॉस्ट, यानी जो आपने सीखने का समय है कम सीखने का समय, यानी जो ट्रेन पर्सन होती हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, वो जल्दी से ही क्या है याद करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेस लर्निंग टाइम लगता है उसको, कोई चीज़ सीखने में कम समय लगता है। ठीक है, यानी मशीन का यूज़ करना वो ईजिली कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हो तो वो ईजिली उसको क्या है परफॉर्म कर पाते हैं। तो लेस लर्निंग टाइम एंड कॉस्ट, सीखने में समय कम लगता है उनको, हाईली जो ट्रेन पर्सन होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, और इससे जो संस्था की कॉस्ट है यानी जो लागत है वो भी क्या होती है कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें solving operating problems. 9th is solving operating problems, यानी जो सॉल्विंग ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स यानी संचालकीय समस्याओं का समाधान, संचालकीय समस्याओं का समाधान।
ट्रेनिंग है वो बहुत सी जो हमारी एम्प्लॉय की ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स मतलब आप मशीनों का यूज़ कैसे करें, टूल्स का कैसे यूज़ करें, तो इस प्रॉब्लम को हम थ्रू किसके थ्रू बता सकते हैं, इजीली ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, इसमें इंडक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। फर्स्ट जो इंडक्टाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब कोई नया एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तब ट्रेनिंग दी जाती है, उसको संस्था के बारे में बताया जाता है, उनकी नीतियों के बारे में बताया जाता है, संस्था की हिस्ट्री के, उसकी पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। तो जो वो इनिशियल तौर पे जो ट्रेनिंग होती है तो उससे क्या होता है, उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर किया जा सकता है, यानी उसको दिन प्रतिदिन के क्या कार्य करने हैं, डेली जो फंक्शंस को परफॉर्म करने, कौन कौन से फंक्शंस उसको परफॉर्म करने हैं, इसके बारे में उसको पता चलता है। तो संचालकीय समस्याओं के समाधान ट्रेनिंग के थ्रू किया जा सकता है। संचालकीय समस्याओं के समाधान जैसे प्रशिक्षण के द्वारा संस्था की दिन प्रतिदिन की संचालकीय समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाता है। ये समस्याएं कर्मचारियों के आवागमन, अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्राहक सेवा, अपव्यय, दूषित कार्य प्रणाली की समस्याओं का समाधान भी प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू कीप पेस विद टेक्निकल चेंजेस। टू कीप पेस विद टेक्निकल चेंजेस, यानी जो तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं उससे क्षमता बनाए रखना। तकनीकी परिवर्तन से क्षमता बनाए रखना, तकनीकी परिवर्तन से क्षमता बनाए रखना। हमें पता है कि मार्केट में बहुत से चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, नई तकनीक आती रहती है, तो उससे क्षमता बनाए रखना, यानी अगर जो टेक्निक में मतलब चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है पहले कोई पुरानी पद्धति यूज़ की जाती थी, टेक्निक यूज़ की जाती थी, बट नई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, अब नई टेक्निक आने लगी, बट उस टेक्निक के बारे में हम ट्रेनिंग के थ्रू उस एम्प्लॉय को अच्छे से प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज़ करोगे, तो वो अच्छे से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तकनीकी परिवर्तन से क्षमता बनाए रखना, जो हमारी एम्प्लॉय है उसकी क्या है, क्षमता बनी रहती है, तकनीकी परिवर्तन जो क्षमता है वो बनाए रखते हैं इससे। ठीक है, तो उससे क्या टेक्निकल चेंजेस जो हैं उसको फेस कर पाते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो टेक्निकल जो चेंज है उसको फेस करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यानी आधुनिक युग को परिवर्तन का युग कर सकते ही है। ठीक है, परिवर्तन होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य, डेली जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें चेंजमेंट होता है। ठीक है, उत्पादन की विधियों में, मेथड्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें चेंजमेंट होता रहता है, नए नए जो मशीन्स आ रही हैं। ठीक है, और मनुष्य का स्थान कौन ले रहे हैं, यंत्र ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर रूप से कर्मचारियों को आवश्यक जो प्रशिक्षण है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और ये बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, देखो नेक्स्ट इसमें है 11 पॉइंट है बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, कर्मचारियों का हित, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से श्रमिकों का भी हित होता है, ऑर्गेनाइजेशन को तो होता है, लो कॉस्ट होती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, बट जो हमारे एम्प्लॉय हैं इनको भी बेनिफिट होता है। ठीक है, उनको क्या बेनिफिट होता है, उनकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी उसमें इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इससे उनकी बाजार में मांग बढ़ती है। देखो जो हाईली ट्रेंड पर्सन्स होती हैं उनकी मार्केट में उनकी भी बहुत डिमांड होती है। अगर एक पर्सन है जिसको वो हाईली ट्रेंड है तो उसने कुछ सालों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा तो उसे और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे वेतन पे रखा जाएगा। क्यों, वो ट्रेंड पर्सन है, उसको जो जिस मेथड से वो प्रोडक्शन करना है, मशीनों का यूज़ कैसे करना है उसको अच्छे से आता है, तो उसकी भी क्या है, मांग बढ़ती है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, बट जो एम्प्लॉय हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है। आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए।